बात करते हैं आज एक यूनिक स्मॉल कैप की। बेसिकली स्मॉल कैप ही बोलूंगा मैं इसे, स्मॉल कैप में माइक्रो कैप के कैटेगरी में भी आप रख सकते हो कोई कोई लोग। बट ये जो बिजनेस है ये 3000 करोड़ के मार्केट कैप, 2900 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है। बिजनेस का नाम है स्काई गोल्ड। ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है आशीष कचोलिया। आशीष कचोलिया आपको पता ही है कि भाई ये स्मॉल कैप और मिड कैप पिक करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इनके जो स्मॉल कैप और मिड कैप बेट्स होते हैं वो यूजुअली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होते हैं, और मैक्सिमम जो कंपनीज इनके जो बेट्स होती है वो यूजुअली सक्सेसफुल हो जाती है। तो भाई अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो ये कंपनी में एक्चुअली कुछ बात होगी। ये आइडियोलॉजी रखकर मैंने इस कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने इस कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है, बिजनेस मॉडल है और जो कंपनी के मैनेजमेंट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। अगर बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे 23 और 24 को कंपेयर करें तो कंपनी ने 51% से अपने सेल्स इंक्रीज किए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118% से इंक्रीज हुआ। ये क्लियरली दिखकर आ रहा है कि भाई कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आप एक चीज नोटिस करोगे तो स्टॉक प्राइस ने कुछ 8 टाइम्स का रिटर्न दे दिया है एक साल के अंदर। 8 टाइम्स से 7 टाइम्स का। पहले स्टॉक प्राइस जो था वो अगर आप चार्ट देखोगे तो 268 रुपीज़ के आसपास था। अब भी स्टॉक प्राइस आ चुका है 2136 रुपीज़। मतलब 8 टाइम्स का तो रिटर्न दे ही दिया है स्टॉक ने। तो बेसिकली अब इतना रिटर्न दे क्यों चुका है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है इस कंपनी को रिलेटेड लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। अब बुलिश क्यों हो गया है? क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले रेवेन्यू गाइडेंस दिया था कि अभी इनका अगर आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो 1745 के आसपास है। मैनेजमेंट पहले बोले थे कि हम लोग कुछ 5000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY 26-27 तक। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने आके बोला कि नहीं, हम 5000 नहीं, हम 6500 करोड़ का रेवेन्यू लाकर करेंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट फिर से आया और उन्होंने बोला कि नहीं, हम 6500 का भी नहीं, हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट इतना ज़्यादा बुलिश हो चुका है इस कंपनी को लेके, तो मुझे एकदम से फायर जैसे फील होने लगा कि भाई ऐसा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो बेसिकली अगर स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल देखें तो स्काई गोल्ड जो है एक B2B कंपनी है। अब ये क्या करती है, ये गोल्ड जो है मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद जो आपके बड़े बड़े गोल्ड रिटेलर्स है कंट्री के, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गए, टाइटन को ये सप्लाई नहीं कर रही है। टाइटन को छोड़ के आपके जितने भी बड़े गोल्ड ज्वेलर्स है पूरे कंट्री के अंदर आपके ऑर्गेनाइज स्पेस में, उनको सबको ये गोल्ड सप्लाई कर रही है। ये गोल्ड मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है, डिज़ाइन करने के बाद इनके कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं। ये इनकी टीम होती है डिज़ाइन करने वाली, जिसके थ्रू ये डिज़ाइन वगैरह करती है और फिर उसके बाद ये गोल्ड को मैन्युफैक्चर वगैरह करती है, आइडिएट करती है, प्रोटोटाइप बनाती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग फेज में चला जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग फेज होने के बाद ये B2B जो इसके कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि कल्याण, सेनको, थंगमाइल, उसके बाद आपका मलाबार गोल्ड भी आपका अनलिस्टेड स्पेस के अंदर बहुत बड़ा गोल्ड का प्लेयर है। तो यहाँ पे भी ये अपना गोल्ड वगैरह सप्लाई करती है। इनका आप देखोगे कि टॉप 20 पूरे इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उसमें से 15 प्लेयर्स को तो ये गोल्ड सप्लाई करता है। मतलब मैन्युफैक्चर करके इनको B2B स्पेस में ये सेल करता है उनको। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात लगी बिजनेस की। बिजनेस को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हो जाता है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन जो बड़े बड़े ब्रांड्स है उससे कम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स को गोल्ड सप्लाई करते हैं ये उनकी USP भी है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ इस बिजनेस की नेगेटिव पॉइंट पे। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके जो मार्जिन है, अब ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को देता है, तो अब ये जो ब्रांड्स होते हैं इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके आप मार्जिन देखोगे तो 1%, 2%, 3%, अभी अभी आकर 4% आने चालू है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है वो भी और ज़्यादा कम है। तो 1.5% के आसपास हो गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन। तो मैनेजमेंट बोलता है कि हमें जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 3% के आसपास लेके जाना है, तो 2.8 या 3% के आसपास लेके जाना है। और फिर मैनेजमेंट बोलता है कि हम 4% तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है बिजनेस के लिए। अभी आप देखोगे अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो 1% है, मैनेजमेंट बोलता है कि हमें 3% तक लेके जाना है, तो आपके जो नंबर ऑफ प्रॉफिट्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि इनका प्रॉफिट अगर आप एस्टिमेट करोगे FY 27 का, तो अगर ये 10,000 अचीव कर लेते तो 10,000 में से 300 करोड़ के आसपास का कुछ होगा इनका नेट प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसे इस कंपनी ने, मतलब इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है बिजनेस को लेकर। बाकी अब इतना ज़्यादा बुलिश क्यों है? क्योंकि आपका ज्वेलरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इंडिया में ज्वेलरी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया में प्रीमियमाइजेशन का भी ट्रेंड आ चुका है। लोग ज्वेलरी बाय करना प्रेफर कर रहे हैं, गोल्ड बाय करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। अब इसका स्काई गोल्ड का सेल्स छोड़ दो, आप जो ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स है आपके गोल्ड के, उसका भी सेल्स देखोगे तो वो जो सेल्स है वो आराम से 20%, 30% के पेस पे अपने सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। फिर इसके बाद आए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम एक बार गोल्ड का देख ले तो पहले ये लोग 3D प्रिंटर से मोल्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद मैक्सिंग होती है मोल्ड की, फिर उसके बाद POP से उसको फ्लास्किंग होती है, फिर हीटिंग से कास्टिंग करते हैं उस गोल्ड की, फिर उसके बाद POP से उसकी जो कैविटी वगैरह होती है वो फिल कर लेते हैं, और फिर गोल्ड ट्रिप्लकिंग होता है, उसके बाद वेटिंग होता है, उसके बाद सोल्डर ये लोग फिल करते हैं और फिलिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद पॉलिशिंग होती है, फिर फाइनल पैकिंग करके ये प्रोजेक्ट गोल्ड को जो है वो डिस्पैच कर देते हैं। और फिर डिस्पैच होने के बाद जो आपके बड़े प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, B2B प्लेयर्स, उनके पास ये चल जाता है।
तो बेसिकली ये इनका प्रोसेस होता है। और गोल्ड जब ये बनाते हैं तो ये क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। ये इनका जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब ये रॉ मटेरियल वगैरह भी टेस्ट करते हैं, डिज़ाइंस वगैरह ये क्या बनाते हैं उनको भी प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी एग्जामिन करते हैं, और फाइनली जब इंस्पेक्शन के पहले गोल्ड भिजवाते हैं तब भी उसे एग्जामिन करते हैं, क्योंकि अगर ये एग्जामिन नहीं करेंगे तो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े B2B प्लेयर्स है उनका भी नाम खराब हो जाएगा इसकी वजह से। तो गोल्ड का इंस्पेक्शन इन्हें अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हो कि इनके जो प्रोडक्ट्स है ये रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वगैरह ये सब भी बनाते हैं। बट ये जो गोल्ड, अब चलो मानता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग करके इनका मेन बिजनेस मॉडल वही है कि ये B2B सेल करते हैं, लेकिन ये गोल्ड खुद भी सेल करने को ट्राई कर रहे हैं। ये उनके कुछ सब ब्रांड जैसे स्काई गोल्ड के, तो ये इनके सब ब्रांड्स में ये खुद भी अपनी ज्वेलरी वगैरह है वो सेल करने को ट्राई कर रहे हैं, जो कि इनको सेल्स में ग्रोथ आ भी रहा है। मैनेजमेंट का एम है कि इन्हें कल्याण और मलाबार जैसे बनना है गोल्ड के सेलिंग में, तो मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि वो सेल करें, नए नए अपने खुद के ब्रांड्स भी ओपन कर रहा है। अगर आप ये स्लाइड पे देखोगे तो इन्होंने इनके सारे क्लाइंट्स दिखा कर रखे हैं, मलाबार, कल्याण, उसके बाद जितने भी सारे क्लाइंट्स है, ऑर्गेनाइज क्लाइंट्स है, वो आप देख सकते हो। सेनको भी है, थंगामाइल भी है, तो मोस्ट ऑफ जितने भी लिस्टेड स्पेस में क्लाइंट्स है ना वो इनके ही क्लाइंट्स है। एक टाइटन आपका बच जाता है तनिष्क, बट तनिष्क के साथ भी इन्होंने मीटिंग कर रखी है, इन्होंने सैंपल्स भेज दिए उन्हें, अब सिर्फ अप्रूवल आना बाकी है। बाकी टाइटन के साथ इनका प्रोसीजर डन है। अगर टाइटन भी इनके क्लाइंट लिस्ट में आ जाता है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो गए उन्हें स्काई गोल्ड ही गोल्ड सेल करता रहेगा, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। फिर इसके बाद आप देखोगे तो कंपनी जो है ग्लोबल स्टोर्स वगैरह भी ओपन कर रखी है। इनके ग्लोबल स्टोर्स इन्होंने दिखाए हुए हैं ये स्लाइड के अंदर। तो स्काई गोल्ड का अगर हम एक बार कॉन्कॉल एनालिसिस करें तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट बोलता है कि भैया हम FY27 तक 10,000 करोड़ का रेवेन्यू तो अचीव कर ही लेंगे। अब इन्होंने रिसेंटली 2 एक्विजिशन की है, पहला है आपका स्टार मंगलसूत्रा और दूसरा है आपका स्पार्कलिंग चेन। दोनों इन्होंने टोटल कुछ 50 करोड़ के आसपास एक्विजिशन की है, और बोलते हैं कि ये दोनों में इतना ज़्यादा रेवेन्यू देने का कैपेसिटी है कि इन्होंने अपना जो 5,000 का जो गाइडेंस है वो 6,500 पे लेके आ गए, और फिर उसके बाद 10,000 पे लेके आ गए FY27 का जो गाइडेंस है। तो आप सोच लो कि इनके पास जो रेवेन्यू देने की कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर देखो तो मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि वो 3% का प्रॉफिट मार्जिन रखे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, और रोसी जो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कुछ 25% के आसपास रखे। अगर हम कंपनी के कॉन्कॉल एनालिसिस की बात करें तो भाई मैनेजमेंट बोलता है कि ज्वेलरी मार्केट के अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी बहुत अच्छा देकर रखा है, और इनका कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस 12% के आसपास है अभी इस कंपनी का। मैनेजमेंट बोलता है कि हम उसे 30% के आसपास तक लेके जाएंगे FY27 तक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गोल्ड में आपके एक्सपोर्ट में जो मार्जिन होते हैं कंपेयर टू अगर हम नॉर्मली इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट को कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट में जो इनके मार्जिन है वो थोड़े ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनका मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। इसलिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट कुछ 3% के आसपास चल जाएगा, जो कि इनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो एक पॉजिटिव बात हो जाती है बिजनेस के लिए। फिर इसके बाद देखते हैं तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम US और यूरोप में भी जाने वाले हैं, और इन्होंने एक ऐप भी रोल आउट कर रहे हैं B2B कस्टमर्स के लिए। ये जो ऐप होगा ये फर्स्ट इन इंडस्ट्री होगा ऐप। अब देखते हैं, अब तक ऐप आया नहीं है, तो एक बार ऐप आ जाए फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये कैसा है। मैनेजमेंट ने टारगेट्स तो बहुत बड़े बड़े सेट कर रखे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है एग्जीक्यूशन में। तो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट भी कर रहा है, लेकिन हमें कंटिन्यूसली बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1,700 पे है और टारगेट दे रहा है 10,000 करोड़ का। तो हम ऐसे बैठे बैठे मान नहीं सकते कि भाई मैनेजमेंट ने बोल दिया 10,000 करोड़ तो आ ही जाएंगे 10,000 करोड़, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट का गेम है, आप बाहर बैठे हो, मैनेजमेंट अंदर बैठा है, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ, राजेश एक्सपोर्ट्स। तो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट ऐसा है, स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ी है मैंने, स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट दिख रहा तो अच्छा है, बट स्टिल मैं वही बता रहा हूँ कि आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के नहीं ले सकते। ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है, छोटे मार्केट कैप की कंपनीज होती है, तो आपको इन बिजनेसेस को कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म मेंटालिटी सोच कर ये बिजनेस के अंदर आए हो तो प्लीज़ ये वीडियो छोड़ दो, मतलब ये बिजनेस को कंसिडर करना छोड़ दो, तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्वार्टरली ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा है और किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि अब इन्होंने मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी गाइडेंस दे दी है, स्टॉक के अंदर PE एक्सपेंशन हो गया है, प्राइस भी एक्सपेंशन हो गया है, और अगर ये गाइडेंस फेल हो जाता है ये कंप्लीट करना तो स्टॉक प्राइस इतना गंदा गिरेगा कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक प्राइस कंप्लीटली एक्सपेक्टेशंस पे ऊपर जा चुका है। तो ये एक नेगेटिव बात, मतलब ये एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। अब मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन पे ही पूरा गेम होना है, क्योंकि टारगेट्स तो बहुत बड़े सेट हो चुके हैं। फिर उसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट जो है US और यूरोप में भी जाने का प्लान कर रहा है, और ये एक ERP सिस्टम भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो गोल्ड में जो लॉसेस वगैरह हो गए वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएंगे, और इनके मार्जिन्स वगैरह भी एक्सपांड हो जाएगी ERP सिस्टम से।
फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इनके पास ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में है, जितने भी टॉप 20 है उसमें से 15 तो इनके पास ही है जिनको ये सप्लाई करते हैं गोल्ड B2B फॉर्मेट के अंदर। और फिर इसके बाद ये डायमंड ज्वेलरी वगैरह भी स्टार्ट कर चुके बनाना, इनिशियल स्टेज पे है। अब ये स्टडेड ज्वेलरी भी बनाना ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट के अंदर आपका जो स्टडेड ज्वेलरी का जो ग्रोथ, स्टडेड ज्वेलरी का ग्रोथ मतलब कि स्टडेड ज्वेलरी में आपके पास जितने मार्जिन आते हैं वो कंपैरेटिवली नॉर्मल ज्वेलरी जैसे कि आप प्लेन गोल्ड वगैरह सेल करते हो उससे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैनेजमेंट ये भी ट्राई कर रहा है, ये भी बनाने को ट्राई कर रहा है। और इसके साथ साथ अब मैनेजमेंट का एम है कि उन्हें स्काई गोल्ड को है ना कल्याण और मलाबार के लेवल पे लेकर जाना है। मतलब कि इन्हें गोल्ड वगैरह सेल भी करने, रिटेल आउटलेट्स वगैरह भी डालने हैं। लेकिन अब फिलहाल तो ये कंपनी उस मोड पे जा रही है, ट्रैक पे है, क्योंकि इनके खुद के सब ब्रांड्स भी है। लेकिन अब मेन इनका बिजनेस वही है कि ये B2B गोल्ड मैन्युफैक्चरर है, गोल्ड को मैन्युफैक्चर वगैरह करती है। अब गोल्ड को मैन्युफैक्चर कब करते हैं, पहले माइनिंग होती है, फिर रिफाइनिंग होती है, फिर उसके बाद गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर ही है मेन। अभी तो ये B2B प्लेयर ही है, B2C प्लेयर है नहीं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बोलता है कि ये जो गोल्ड वगैरह बनाते हैं इसमें केपेक्स भी लगता है। अब केपेक्स ज़्यादा नहीं लगता है, नॉमिनल केपेक्स लगता है। इसलिए आप देखोगे कंपनी ने बहुत बड़ी केपेक्स अनाउंसमेंट नहीं करी है। कंपनी ने बोला है कि भाई ज़्यादा केपेक्स नहीं लगता है। कारीगर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसके साथ साथ 50% जो रोल होता है वो मशीन्स का होता है। तो मशीन्स इनके पास है, केपेक्स इन्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अभी अगले 2-3 सालों के अंदर जो केपेक्स वगैरह है वो नॉमिनल रहेगा। तो स्काई गोल्ड के बारे में बस इतना ही था। हमने बात की मैनेजमेंट के कौन कॉल के, बिजनेस मॉडल हमने एक बार समझा, तो कंपनी का ओवरव्यू भी हमने ले लिया। तो अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो मैं भी मतलब मैनेजमेंट ही अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो हम भी बाहर बैठकर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाना कि आप इस बिज़नेस को ट्रैक करना छोड़ दो, तो वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है इस बिज़नेस के अंदर। बाकी तो बिज़नेस बहुत अच्छा लगा मुझे कंपैरेटिवली। और वैल्यूएशन जो है, अगर ये 10,000 करोड़ के रेवेन्यू की बात कर रहा है तो वैल्यूएशन अभी की जो वैल्यूएशन है वो मुझे रीजनेबल लगी। ऐसे अगर देखा जाए तो भले ही स्टॉक ने 7 टाइम्स रिटर्न दे दिया है, लेकिन इसके पहले स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि मैनेजमेंट की इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी। बट अब मैनेजमेंट कॉन कॉल वगैरह भी करना स्टार्ट कर चुका है और गाइडेंस वगैरह भी दे रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर भी हैवी रैली देखने मिली है। तो स्काई गोल्ड के बारे में बस इतना ही था ये वीडियो में। अगर आपको और स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम डाल देना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो लाइक कर देना और ये वीडियो बाकी लोगों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।